नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे जी की कहानी खितीन बाबू। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कहानी की बात करें तो किसकी कहानी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की ये कहानी है। नाम क्या है कहानी का? खितीन बाबू। इसका कथानक अपने आप में विशेष प्रकार का कथानक है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में जो खितीन है वो मुख्य पात्र के रूप में है। उसके जीवन में संघर्ष है, शारीरिक पीड़ा है और परिस्थितियाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन एक सकारात्मक विचारधारा के साथ जीता है या जीवन बिताता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, कहानी कहाँ से शुरू होती है? वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियाँ संग्रह करता आया है, उसके लिए बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता। क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का न होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों न हो। यूरोपीय का हर हिंदुस्तानी चेहरा एक जान पड़ता है। हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक, यानी जो यूरोप के लोग हैं उन्हें हिंदुस्तानी एक जैसे दिखाई देते हैं और जो हिंदुस्तानी है उन्हें फिरंगी या जो विदेशी हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं, वह भी एक तरह का देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वह जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर चेहरा स्मरणीय है, याद रखने योग्य है। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आँख रखते हों, यानी उसके विशेष पहलुओं को देखने के लिए हमारी आँख में इतनी शक्ति होनी चाहिए। जबकि प्रत्येक चेहरा अपने आप में खास है, विशेष है। हमारी नज़र उस चेहरे को देखने के लायक होनी चाहिए। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर उल्हाना देते हैं। क्या हम नहीं? क्या हमें तुम भूल गए हो? उनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं। इतर प्राणियों में, यानी प्राणियों से जो अलग है, उसमें घोड़े हैं। प्राणियों में इतर यानी दूसरी तरफ प्राणियों में मानव से अलग जो हैं घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं। एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। एक मुनाल है जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था। एक कुत्ता है जो मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। एक टूटी हुई चोंच और कटे पंख वाला कौवा है जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे नाम से पुकारने पर आधा उड़ता और चमकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था। कहाँ तक गिनाए जाए पेड़ पौधों के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। ये किसके विचार हैं? अज्ञे जी के स्वयं के विचार हैं, क्योंकि इन सब प्राणियों से जो उनके घर में थे उनसे जुड़ाव उनका था। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों का वर्णन किया है। क्या कहते हैं? अपसृतांडु पत्रा मुंचती अश्रु इव लता, यानी जो अश्रु बहा रहे हैं कौन? पत्ते और लताएं भी। किसके कारण? अस्पृश्यता होती हुई, यानी दूर जाती हुई शकुंतला को देखकर वहाँ पर जो पेड़ पौधे, पत्ते हैं, लताएं हैं, वो भी क्या है? आंखों से आंसू बहा रही है। यानी व्यक्तिगत लगाव, प्रत्येक, यहाँ वैसे देखा जाए तो मानवीकरण किया गया है प्रकृति का। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो ऐसे लगता है कि प्रकृति रो रही है किसके जाने पर? शकुंतला के जाने पर। लेकिन ये क्या बताना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु, वनस्पति, प्राणी से हमारा एक विशेष लगाव हो जाता है। मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है। अभी अद्वितीय, सभी अद्वितीय हैं, सभी स्मरणीय है। यानी बहुत सारे चेहरे हैं जो मेरे लिए विशेष है। अगर एक चुनता हूँ तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं, चुनता हूँ एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा। क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि असाधारण ही स्मरणीय नहीं है। हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे लौट कर झांकने का कष्ट तो करें। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का प्रयोग किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष है। मैं किसी असाधारण व्यक्ति को याद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक साधारण व्यक्ति को याद कर रहा हूँ। वो चेहरे, वह एक चेहरा, खितीन बाबू का चेहरा।
किसकी बात कर रहे हैं? जो मुख्य पात्र है। देखिए यहाँ पर एक लेखक है जो लिख रहे हैं अगे जी, और दूसरा मुख्य पात्र यहाँ पर कौन है? खितीन बाबू हैं। उनका चेहरा न सुंदर था न असाधारण, न वे बड़े आदमी ही थे, साधारण पढ़े लिखे और क्या थे? क्लर्क। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि खितीन बाबू क्या करते हैं? वो क्लर्क हैं। मैंने पहल उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी, यानी कुछ खास नहीं थे। इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक बांह भी नहीं थी। कोट की आसीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। उस कोट की आसीन यानी जो बाजू लटक रही थी, उस बाजू को पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दिया गया था, यानी कोट के साथ उसको पिन कर दिया गया था ताकि वो अलग से लटकती हुई नजर ना आए। काने का अपशुगन तो मानते हैं क्योंकि उनके एक आंख नहीं थी। अति चतुर भी मानते हैं, यानी कानों को बहुत चतुर भी माना जाता है, काने यानी एक आंख वाले। पर खितीन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रिजुता थी। इसीलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, बांह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी थी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे, यानी उनके किस व्यक्तित्व ने लेखक को आकर्षित किया? उनका खुलापन और रिजुता, यानी उनकी जो सरल स्वभाव था, सरलता थी, उसने उनको प्रभावित किया और इसीलिए आकर्षित होकर ही उन्होंने उनके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि आंख किस कारण चली गई थी? चेचक रोग के कारण चली गई थी। और बाजू का क्यों, बांह जो है वो किस लिए? पेड़ से गिरने के कारण वो टूट गई थी और उसे काटना पड़ा था। लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसीलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खितीन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे। वहाँ से बैसाखियों का उपयोग सीख कर बाहर निकले थे, यानी अब उनके शरीर का एक अंग और कम हो गया था। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो एक नई सूचना थी। मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहता था पर झिझक भी रहा था, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। किसने कहा? खितीन बाबू ने कहा। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगुनी हो जाती है, यानी उनका हाथ में जोश था। वैसी जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ में पाई होगी। मैं बैठ ही रहा था कि वे बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई, यानी मैंने टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाया, उनके जाने से कोई कमी मालूम नहीं हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, यानी अपेंडिक्स भी निकलवा दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ, केवल उसका दर्द गया। भगवान ओघड़दानी है, देने वाला है न? सब कुछ फालतू देते हैं, यानी भरपूर देने वाले हैं ईश्वर, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें बेकार में फालतू में दे देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, अब जीभ तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? भी जीभ एक है तो क्या ऐसा लगा है कि एक जीभ के कारण स्वाद कम आ रहा है? मैं अवाक उन्हें देखता रहा, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था, उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता की झाई नहीं थी, यानी अपंगता कहीं नहीं झलक रही थी। जीवन में आनंद था। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी ही मुझे बताई थी। अनोखी थ्योरी थी उनकी। यह ठीक याद नहीं कि वह इसी दूसरी भेंट में या किसी और बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है और उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 किस्तों में। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बांह भी खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया था, यानी संक्रमित हो गया था, जिससे कोहनी के ऊपर से कुछ ऊपर के बांह काट दी गई। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में।
मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितीन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसे बनता है। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने का शौक उन्हें और भी अधिक था और पाक विद्या के वे आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, यानी उनके लिए विशेष दावत का प्रोग्राम था, लेकिन था यही कि खितीन दा बच गए और अस्पताल से लौट आए, क्योंकि इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन रही थी, यानी संकट उत्पन्न हो गया था उनकी स्थिति पर। खितीन दा भी इस बात को समझ गए थे, तभी उन्होंने कहा था, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रहा, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। और खुलासा यह किया था कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देख रेख में बनवाएंगे। बनाएगी गृह पत्नी, मगर विधान खितीन बाबू का होगा, यानी विधि विधान तरीका किसका होगा? खितीन बाबू का। बनाएगी पत्नी उनके मित्र की। मित्र ने यह बात सहज मान ली थी। खितीन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। क्या उनका जो उत्साह था! मैं एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृह पत्नी से पूछा, क्या बना रही हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितीन दा रहे हैं। दा यानी जो बड़े भाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खितीन दा। इस पर खितीन दा बोले, हाँ, मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे न? और ठाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ आप तो लेंगे न? और ठाका मारकर हंस दिए। यह लाइन रिपीट है, उनका छुआ हुआ जिनके दोनों हाथ नदारद है। हैरानी की बात है। फिर बोले, आपने भोजन विलासी और शैया विलासी की कहानी सुनी है? मैंने नहीं सुनी थी। वे सुनाने लगे। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चखकर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं है। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते न आते भोजन विलासी के नाक बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, ऊहूं, ले जाओ, इसमें मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ, जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे, उसके किनारे के पेड़ में से एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। शैया विलासी ने बताया कि वे राजा के बिछोने की परीक्षा करेगा। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर जरा बैठा था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे रे, मेरी तो पीठ में बल पड़ गया। क्या बिछाया है किसी ने? सब ने देखा, कहीं कोई सलवट तक न थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गई, कहीं कुछ न था। और विलासी की कमर में चुभ सकता है, पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार शैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। कहानी सुनाकर खितीन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती। खितीन दा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा के दो नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी उन्मुख होकर कहा, खितीन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। खितीन दा फिर हंसे, बोले, हाँ हाँ, संगीत विलासों की नौकरी भी मैं ही कर लेता न। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी भी बनी है, यानी भोजन अच्छा बना था। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर उसके बाद मैंने खितीन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद, और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगें नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसा वे स्वयं कहते रूंगे में चढ़ा दी जा सकती है। केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। घर तक वे एक विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने से में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था और यहाँ वे बिल्कुल सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्नाविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया हो। यानी कैसे लग रहे थे? एक मूर्ति के समान, जिसके हाथ और पैर अभी बनाने बाकी थे। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया।
वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहसें याद आ गई। आत्मा है तो शरीर में व्याप्त है, यह किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो कोई एक अंग कट जाने पर क्या होता है? अपनी थ्योरी याद आ गई, जिसमें इस पहेली को हल कर दिया गया था कि जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमटकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। यह थ्योरी कहाँ तक मान्य है? इस बहस में तो वैज्ञानिक पढ़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में ज़रूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे उसमें आत्मा की कांति मानो बढ़ती जाती थी। यानी उनके शरीर के अंग जैसे जैसे कम हो रहे थे, ऐसे लगता था कि उनकी आत्मा में चमक बढ़ रही है, मानो व्यर्थ से सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती है, यानी इकट्ठी हो रही है। सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आंख में। प्रेत आत्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंप दीप्त हुए एक आकाशदीप के समान उनकी आंख कैसे चमकती है, जैसे एक आकाशदीप चमकता है। तभी खितीन बाबू ने मुझे देखा। छूटते ही बोले छिलाम बेचे थाकते वेशी किछु लागे न। क्या कहा? मैंने कहा था बच रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और हंस दिए कि बच्चे रहने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके और अंग कम हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। इसके बाद मैंने फिर खितीन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुन रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ, तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। मैंने भी सुनकर ही जाना, खितीन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुँचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनके पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाँह का जो ठूंठ बचा हुआ था उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल ले गए। बाँह अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कंधा है या नहीं। फिर कहा, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले। मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। यानी वो क्या कहते हैं कि ईश्वर को ये मालूम हो गया कि मैं इसके बिना भी चल सकता हूँ, यानी इसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल में वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया था और भोरे में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी उनके शरीर में संक्रमण हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। खितीन बाबू कैसे थे? एक साधारण क्लर्क, साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच अभी भी उन्हें देख सकता हूँ? कभी लगता है जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं, मानो अशरीरी है। केवल एक दीप्त अंगों से क्या, अवयवों से क्या, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले, इन सब के बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति, रोटी, कपड़ा, आसरा, हम चिल्लाते हैं ये सब ज़रूरी हैं, निसंदेह जीवन के लिए एक स्तर पर ये सब निहायत ज़रूरी हैं। लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा यह नहीं है, वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प, जैसा किसमें था? खितीन बाबू में था। तो इसी के साथ ये रोचक कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कहानी से संबंधित और भी प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।